ये कौन सा था मंडे से, कौन सा चैप्टर था ये नाम दो उसका, बायोटेक बायोटेक बायोटेक। मंडे से बायोटेक यूनिट के हम लोग क्लास के बाद, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्लास होगी 8:20 विल बी फाइन। मैम पेपर है, एग्जाम भी है। 2-3 बच्चों के एग्जाम है, बाकियों की तो फ्री है ना। यस मैम फ्री है। मैम एग्जाम है। तो तुम बेटा बाद में देख लेना, उससे क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। बाकी बच्चे तो कर लेना, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना जब तुम्हारे खत्म होंगे। सो 8:20 बाकी करेगी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ डेली लगा करेगी एक्स्ट्रा क्लास नहीं फिर? नहीं, सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए होगी, क्योंकि बायोटेक के क्वेश्चन रहते हैं ना, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। सो अगर हम रेगुलर क्लास में लगाएंगे तो फिर तो बहुत पीछे चला जाएगा सिलेबस, सारे क्वेश्चन तो लग नहीं सकते। लेकिन बायोटेक के कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है पीवाईक्यू, क्योंकि बायोटेक से पेपर आते ही है, कंपलसरी है ना वो, तो उससे पेपर आता ही है, मैंने आपको बोला था आराम से 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग मंडे को लगाएंगे, तो 8:20 ठीक है आप लोगों के लिए। सिर्फ सिर्फ 30 मिनट्स के लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम से आना, क्योंकि देर से आओगे तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो तुम्हारा लॉस है। अब आ ही रहे हो तो टाइम से आ जाना। तो 30 मिनट्स की क्लास लगाएंगे, 15 मिनट्स तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 15 मिनट्स मैं उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 15 क्वेश्चन की कोशिश करें, फिर एक बार क्लास लगा के देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, जितने हो पाएंगे उसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे ट्यूसडे से, ठीक है। एक ही वीक लेंगे, होपफुली हमारा बायोटेक खत्म हो जाए दोनों चैप्टर, राइट। ऑलराइट, लेट्स गो देन एंड लेट्स स्टार्ट। जिन बच्चों ने अभी तक बायोटेक रिवाइज नहीं करा है, साथ साथ में रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका ये वाला पेपर था, राइट। ब्लू बोल दिया। 1 2 3 कौन सा? 1 2। अरे क्या गाना चल रहा है? 1 2 3 4। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इतनी लेट आई हो है बंदरिया? मैम जो नहीं हो रहा था। ज्वाइन नहीं हो रहा था? किसने रोका तुम्हें? हाँ कौन है वो दुष्ट? पहले तो ये रुको, तुम सारे के सारे एक सेकंड रुकना, तुमको मैं बताती हूँ। हाँ, सोनम, चमनलाल, तृप्ता, 934, रितिका, सपना, रीटा, लेखरा, शेर सिंह, प्रिया, श्वेता। बस यही है जो एक्नॉलेज करेंगे कि ग्रुप में मैसेज आया क्लास का। बाकी नहीं बताओगे? आओगे नहीं बताओगे तो बेटा जब तुम मेरे को बताया है। बहुत मार खाओगे, अंगूठा नहीं दिखाया है मैम अब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैम जो सोनम की मैम, मैंने पहले लगा दिया है। ये जो जिन्होंने नहीं लगाया ना बेटा, मेरे से कभी पर्सनली डाउट पूछना, मैं भी तुमको ऐसे ही इग्नोर करूंगी जैसे तुम एक्नॉलेजमेंट इग्नोर करते हो। मैम भेज जाए। मेरे से पिटना जाना। कितने बच्चे ने भेजा देख के बताया मैंने। मैम 11 ने भेजा है। हाँ मैम भेज रहा है। 11 ने भेजा है ना। मैं भी बाकी बच्चे जो उनको बोल रही हूँ, बाकी चुप हो जाओ फिर। 11 बच्चे उनको बोल रहे हो? ये जो 11 के अलावा बाकी के बच्चे ना, मेरे को पर्सनली डाउट मत भेज देना फिर। मैं क्यों एक्नॉलेज करूँ तुम्हारे को अगर तुम मेरे मैसेज एक्नॉलेज नहीं कर सकते? अब मत करो, मुझे आवाज आ रही है। नलायको, बंद हो जाओ। इतनी जल्दी व्हाट्सएप पे जंप करते, हद होती है। ठीक है, अगली बार मेरे को पर्सनल डाउट भेजते हुए याद रखना कि तुमने एक्नॉलेज किया था तब करूंगी एक्नॉलेज, अपने आप सीधे हो जाओगे। एक्नॉलेज कर लिया करो, ये तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। सीरियस हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 31, चलो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन दिख रही है सबको? मैं एजर्शन रीजन है। एजर्शन रीजन करने के 2 स्टेप होते हैं। रेज योर हैंड जो मुझे बताएगा स्टेप क्या है। नीचे रखते हैं इसको यार, ऊपर ज्यादा हो गया। हाँ तो मुझे बताएंगी। अच्छा बस 3 बच्चों को पता, बाकियों को नहीं पता है। मुझे बताएंगी प्रिया। प्रिया बेटा क्या होता है पहला स्टेप? मैम पहले ऊपरी सॉल्व करती हूँ। मैंने तेरे लगा देना बेटा, बहुत बढ़िया। अंकिता क्या होता है पहला स्टेप? बहुत बढ़िया। नेहा? बिकॉज लिखना है असर्शन के बाद लास्ट में। बहुत बढ़िया, पहला स्टेप होता है, शाबाश। जगदीश? मैम पहले ऊपर दोनों को पढ़ना है कि सही है कि गलत, उसके बाद यस, रीड बोथ स्टेटमेंट सेपरेटली। ठीक है, उसके बीच में रिलेशनशिप नहीं देखना, यही गलती होती है।
इसलिए बार बार ये डिस्कस करते हैं हम। एजर्शन को एज अ स्टेटमेंट पढ़ना है, रीजन को एज अ स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर वहीं पे सॉल्व करना है। पहले उनको अलग अलग स्टेटमेंट की तरह पढ़ना है, उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं ढूंढना है। फिर सेकंड स्टेप होता है हमारा कि आपको क्या लगाना होता है, बिकॉज इन बिटवीन बिकॉज एंड फाइंड रिलेशन। अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढना है, ठीक है जी। तो यही 2 स्टेप्स है और इसी को हम फॉलो करते हैं। तो माइक बंद कर लो, नीचे कर लो हाथ बेटा। देखो, एजर्शन, टर्मिनेशन कोडोन और स्टॉप कोडोन आर यूएए, यूएजी, यूजीए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? टर्मिनेशन कोडोन ये तीनों ही होते हैं? नो मैम। नहीं हो यू- नहीं होते तो कौन से होते हैं बेटा? मैम यही होता है। मैम ये होते हैं। यही होता है। तो एनसीईआरटी पेज नंबर बताओ जहां पर ये बात मेंशन है। एनसीईआरटी से ही तो हमें कंबाइन करना है, तभी तो हम टेस्ट डिस्कस करते हैं। और क्या करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी। समय नहीं है मेरे पास, देखो मेरे पास घड़ी नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। मैम 112। 112। ठीक है, 112 पे आपको मिल गया स्टॉप कोडोन, लास्ट लाइन। मैम ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट रीड करिए, मैंने अजर्शन रीड नहीं किया, मैं इसको स्टेटमेंट समझूंगी। सेकंड स्टेटमेंट होगी, ये रीजन नहीं है ये मेरे लिए, अभी स्टेटमेंट है, अभी क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप ही कर रही हूँ ना। सो स्टॉप कोडोन रिप्रेजेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। स्टॉप कोडोन पर आके ट्रांसलेशन रुकती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि कोडोन्स को रीड करके प्रोटीन की चेन बनती है, दैट इज ट्रांसलेशन। अगर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन लिखता तो स्टेटमेंट गलत हो जाती। तो याद रखना बहुत ध्यान से, कोडोन को टीआरएनए रीड करके फाइनली क्या नीचे बनता है, प्रोटीन। ठीक है, अब मुझे करना है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि मेरा ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकता। अब मैं करूंगी इनके बीच में रिलेशनशिप, मैं लिखूंगी बिकॉज, या फिर क्या लिखते हैं हिंदी में, क्योंकि प्यार इनको। गाना नहीं गाएगा कोई। तो टर्मिनेशन कोडोन और स्टॉप कोडोन आर यूएए, यूएजी, यूजीए बिकॉज स्टॉप कोडोन रिप्रेजेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। वो कह रही है ये टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, इनको टर्मिनेशन कोडोन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टर्मिनेट करते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। डज इट मेक सेंस? इट डज मेक सेंस। मैम ए और आर और ए मतलब रीजन और असर्शन दोनों स्टेटमेंट सही है और अच्छे से रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। बोलो मोहित। मैम आपने क्या बताया कि अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन की जगह ट्रांसक्रिप्शन होता? हाँ, तो गलत हो जाती ना स्टेटमेंट। यो मैम। मैंने ये बताया था कि स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। स्टॉप कोडोन रिप्रेजेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया होता तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, लेकिन ट्रांसलेशन लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है मोहित? ओके, नेक्स्ट 32. The diagram show an important concept in the genetic implication of DNA. Fill in the blank A and C. तो ये कौन से पेज नंबर पे एनसीईआरटी के? एग्जैक्टली सीधा एनसीईआरटी 98 है ना? बहुत सीधा सीधा। ध्यान से ये देखना है कि लेबलिंग क्या है। देखो यहाँ गलती हो सकती है। ए डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, मुझे इतना पता है। अभी सब माइक बंद करेंगे, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये वाला प्रोसेस है ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन नहीं है तो मुझे आंसर तो वैसे मिल गया, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, प्रपोज बाय सी। सी इज नॉट अ प्रोसेस, तो गलती से भलेखा लग सकता है, यहाँ पे गलती से ट्रांसलेशन ही लिखना है। तो ये किसने प्रपोज किया था? हमें ये प्रपोज किया था किसने? फ्रांसिस क्रिक ने। यस, तो आंसर वुड बी ए, करेक्ट। मूविंग ऑन। Which of the following is correct for Boston and Crick model of DNA? It is a duplex. अब डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर आया तो पेज नंबर बताओ कहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। हमने पिछली बार पिछले संडे टेस्ट में भी इसको किया था। पेज नंबर 98। तो मुझे फटाफट से ये स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ। 10 बेस पेयर एंड 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस फॉर ईच टर्न। मैम फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन है बेटा, जोर से पढ़ियो। The distance between a BP in a helix is approximately 0.34 nanometer. Yes, BP is base pair, right? Yo, ma'am. Answer would be A। 10 बेस पेयर्स होते हैं और हर एक टर्न के अंदर 3.4 नैनोमीटर बेस पेयर्स आपको डिस्टेंस में मिलते हैं, राइट? सो ये आपको सीधा सीधा या स्टेटमेंट बेस्ड है। तो ये तो देखो अभी तक सारे एनसीईआरटी से आया ना सीधे सीधे, ये तो गलत नहीं होने चाहिए थे ना, ये गलत हुए, दैट मींस प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में। तो कॉलम 1 एंड कॉलम बी की बात करते हैं, करेक्ट ढूंढना है आपको। ठीक है, तो मुझे बताओ ये लैक ऑपेरॉन की बात कर रहा है, तो लैक ऑपेरॉन में मुझे फटाफट से रेज योर हैंड जो मेरी मदद करेगा इसमें, मैं भूल गई हूँ। रेज योर हैंड जो मदद करेंगे लैक ऑपेरॉन में। हाँ नहीं हाँ, बता बेटा।
कौन सा स्ट्रक्चरल जीन होता है? ZYA ZYA। और हमने याद क्या कैसे किया था? इंडियन पोस्ट ऑफिस जया। हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस गई थी जया बच्चन, राइट, वेरी गुड। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है बेटा? मैम हाँ, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते mRNA हैं, से। mRNA से प्रोटीन बनाता है, फिर वो प्रोटीन अपना अपना काम करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन करते हैं, राइट, जैसे परमिएज है। तो स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर एंजाइम्स ना, तो सी के साथ 3 कर दूं, सही रहेगा? सही है या नहीं? Yes, ma'am. ये ठीक है। यो यो मैम अब मुझे बताओ ऑपरेटर साइड किस लिए होती है? ऑपरेटर साइड मैम किस लिए होती है? मैम रिप्रेस RNA। बाइंडिंग साइड फॉर एन कौन आगे प्रेशर बाइंड? बेटा हाथ खड़े करने हैं, क्या बोल रहे हो, किसे पता चलेगा? अच्छा सॉरी मेरी गलती, मैंने देखा नहीं। हाँ मोहित बोलो बेटा। मैम बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर mRNA। हाँ, बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर मॉलिक्यूल है। रिप्रेसर एमआरएनए क्या होता है? रिप्रेसर एमआरएनए क्या है? सॉरी मैम। रिप्रेसर मॉलिक्यूल ना, राइट। तो ए के साथ क्या लिखूं मैं? तो देख लेते हैं, सी के साथ 3, टी के साथ 3, ये रहा आंसर। ए के साथ 2, हाँ, आंसर वुड बी डी। इसका आंसर शायद पीछे गलत लिखा है, आपने जब पेपर किया होगा तो शायद गलत लिखा है वहां पे। अब मुझे वैसे याद नहीं है, मेरे को जहां तक याद है इसका गलत था, तो आप याद रखना इसका आंसर डी है। ओके, यो यो मैम चलो नेक्स्ट। The process is used for amplification or multiplication of DNA for DNA fingerprinting. DNA fingerprinting के लिए amplification of DNA मतलब DNA के मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए प्रोसेस कौन सा होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वेरी गुड। पीसीआर कौन से पेज नंबर पे है? 102 102 202 202 202 पे कौन सा वाला चैप्टर है ये? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट डिस्कस करा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां से ये उठ के क्वेश्चन कंपेयर हो गया। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन से पेज नंबर पे है? मैम 121 121 है ना। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था इस चैप्टर में से या तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आएगा या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जर्नली दोनों में से एक पे क्वेश्चन आता है। हाँ, अगर फिलिंग वो है मैच द कॉलम है तो दोनों से आ जाएगा, अदरवाइज एक से क्वेश्चन देते हैं। उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से दे दिया है ना। नाउ नेक्स्ट देखो, इसमें आपको पता चल रहा है सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग एंड नेचुरलाइजेशन, ये तो आपने नहीं करा ना। नो जब आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या करोगे? मैम अपने notes नोट्स को अपडेट update करेंगे नोट्स अपडेट। हाँ, तो फटाफट लिख लो वहां पे। एक तो ना स्क्रीनशॉट लेना बंद करो। स्क्रीनशॉट मतलब क्योंकि तुम लोगों को ध्यान तो रहता नहीं, मैं खुद स्क्रीनशॉट रहती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, तुम्हें कैसे याद रहेगा, है ना। तो इसको अपनी कॉपी में लिखो, क्लास में आया ना तो कॉपी में किया करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो। लिखे? तीनों टर्म लिखो, क्लास के बाद इसका लिख के रखना जब आप फ्री हो जाओगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। लिखो लिखो, जैसे ही हो जाएगा अंगूठा लगा देना। मोहित को डाउट है बेटा? नो मैम। तो बेटा हाथ क्यों खड़े करे हैं, ताली दूं तुझे, ये ले। Done? लिखो लिखो लिखो। अंगूठा लगा देते तो दिख जाता मुझे। धन्यवाद। चलिए, अब कौन सा कलर यूज करें, मैं तो पूछना भूल गई। 1 2 3 कौन था? 2। ठीक है, ग्रीन कलर से लिख रहे थे, ग्रीन इनको चाहिए बावले कहीं के। सिलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4 गिवन बिलो अबाउट लैक ऑपरॉन। तो लैक ऑपरॉन पे फिर से क्वेश्चन है, देखो ऊपर भी आया नीचे भी आया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, लैक ऑपरॉन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे मुझे बता दो कौन से पेज नंबर पे है ये बावला? 116। 116। देखो, पहले लैक ऑपरॉन पे बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन आ गया था। इस वाले पे इसने ज्यादा स्टेटमेंट्स डाल रही है, तो अगर किसी ने लैक ऑपरॉन नहीं पढ़ा तो उसका तो जीवन नष्ट हो गया होगा। 8 नंबर का पेपर तो निकल गया ना। तो लैक ऑपरॉन नहीं छोड़ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर टॉपिक उसका इंपॉर्टेंट है, तो एक दिन में पढ़ने वाला चैप्टर है ही नहीं।
अगर तुम्हारे टेस्ट में संडे को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लिखा है तो तुमको टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा कि मैं आज कौन सा टॉपिक करके सोऊंगी। तुम एक दिन में नहीं पढ़ सकते, ये एक दिन में आप रिवाइज करोगे ना तो आपके ऊपर से आधी चीजें टाप जाएंगी, लेकिन अगर आप एक दिन में एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो वो बहुत अच्छे से होगा। जब मैं भी रिवाइज करती हूँ, जैसे तुम्हारी क्लास में प्लांट चल रहा था ना, तो सुबह वाइवाज होते हैं 6 बजे। अब काफी सारे बच्चे होते हैं जो वाइवा के लिए लेट हो जाते हैं या बीच में गैप हो जाता है, किसी का वाइवा जल्दी खत्म हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने साथ बुक लेके बैठती हूँ। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर था फोटोसिंथेसिस वाला, मैंने अपने साथ सुबह उठ के ही रिवाइज करा है 6 से 8 के बीच में, जितना मुझे टाइम मिला। और उसमें मैं ज्यादा तो पढ़ नहीं पाई, एक टॉपिक है तुम खुद सोचो कितना पढ़ लूंगी यार 20-20 मिनट के गैप में, एक टॉपिक 2 टॉपिक करके पढ़ा मैंने, लेकिन मेरा रिवाइज हो गया। तो मैंने फोटोसिंथेसिस वैसे ही रिवाइज किया था, ठीक है। तो दैट आई ऑल्सो रियलाइज कि दोबारा से पढ़ने के बाद कि एक टॉपिक पढ़ना इज बेटर देन बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक एक टॉपिक पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन देखो किस तरीके से आते हैं। तुम ये सोचो तुम नैक ऑपेरॉन पढ़ के जाओगे और तुमसे ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो, 36 वाला 34 वाला सॉल्व हो जाए, पता है कितना दुख होगा कि मैंने पढ़ा भी था, मैंने टॉपिक कितनी बार देखा और मेरे से फिर भी क्वेश्चन ही निकला। ऐसे ना मोरल डाउन हो जाता है इंसान का। मुझे ऐसा लगता है मेरा तो मोरल डाउन हो जाएगा भाई अगर मैं ऐसा करूँ तो अगर एक ही टॉपिक को मैं ढंग से पढ़ लूंगी तो वो ज्यादा बेहतर है। झूठ कहते हैं वो लोग जिनको पूरा दिन पढ़ना होता है नीट के लिए, ऐसा नहीं होता, बस चीजें ढंग से पढ़नी होती है, राइट। तो अब का जो आपका टेस्ट है, अब तो चलो कल ही टेस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाले टेस्ट के लिए विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वाले टेस्ट में आप और बेहतर से परफॉर्म करोगे, ठीक है। यो मैम। और अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, जो तुमको पता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। सुनाओ, 2 स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढनी है, टिक लगा देते हैं अपा। देखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। ऐसा होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड कर सकते हैं और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। नो मैम। नहीं होता ऐसा, नो मैम। नहीं होता, ठीक है। गैलेक्टोज हमने पढ़ा भी नहीं था, ग्लूकोज और लैक्टोज की कहानी थी। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन। लैक्टोज के एब्सेंस में रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करके रखता है। यस मैम। ये बात तो सही है। इन जी जीन कोड्स फॉर परमिएज, जो जी जीन हो या ज़या लिखा था ना हमने, तो जी जीन किसके लिए कोड करती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि एनसीआर में डायग्राम था, इसमें तो गलत है। दिस वाज एलुसिडेटेड, ये किसने डिस्कवर किया था? जेकब और मैनोथ, इन्होंने किया था। तो मेरे स्टेटमेंट वुड बी 2 and 4, आंसर वुड बी सी। ठीक है, हो गया ना, हो जाएगा। चलो कलर बताओ। पर्पल। मेरा भी पर्पल का मन पास लिया था इसको। A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as, एक RNA का स्ट्रैंड है, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगे हैं। ये स्ट्रक्चर आप कौन से सेल में देखते हो, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? हाथ किसने खड़ा करा है? प्रीति, बोलो प्रीति। किसमें देखते हैं बेटा ये स्ट्रक्चर? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में नहीं बेटा, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में। यस मैम। यूकैरियोट में तो एक mRNA के ऊपर एक राइबोसोम लगता है और उससे प्रोटीन बन जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम बनके बहुत तरीके के प्रोटीन बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते क्या है? पॉलीसोम या फिर पॉली राइबोसोम, दोनों इसी का नाम है, राइट। आंसर वुड बी दिस, है ना, शाबाश। नाउ ओकाजाकी फ्रैगमेंट, तो डीएनए एप्लीकेशन में देखते हैं हम। पॉलीमर तो लॉन्ग चेन ऑफ, किसी भी चीज की लॉन्ग चेन को पॉलीमर कह देते हैं, है ना। बहुत सारे अमीनो एसिड लगा दो वो पॉलीमर है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट लगा दो वो पॉलीमर है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है बहुत सारी पेप्टाइड चेन एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो वो पॉलीपेप्टाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, इट्स आल्सो अ पॉलीमर। तो पास की टर्म्स है ये, डोंट वरी, जब बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए इतना बहुत था। ये वैसे आपका आया है सेल वाले चैप्टर से, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो चैप्टर से कंपेयर होके आते हैं ना, ये वहां से आया हुआ है। चलो, ये वाली सीक्वेंस है, इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीएनए ऑफ अ जीन। तो जीन के कोडिंग स्ट्रैंड से व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। और हमेशा जब भी वो आपसे सीक्वेंस को कॉरेस्पॉन्डिंग पूछे, तुम देख लेना वो पूछ क्या रहा है, वो एमआरएनए पूछ रहा है तुमसे या फिर वो डीएनए पूछ रहा है। अगर तो सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस हमेशा साइड में बनाओ, ज्यादा जीनियस मत बनना कि मैं तो देख के कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है रजनीकांत बनने की बेटा, हमारे पास ऑलरेडी है रजनीकांत, तुम नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लेना और सॉल्व कर लेना। अब वो बोल रहा है एमआरएनए, अगर तो वो बोलते डीएनए तो मैं एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन लगाती, इसने बोल दिया एमआरएनए तो मैं एडेनिन के ऑपोजिट लगाऊंगी यूरेसिल।
C U T U G C G U A, यही होगा, देख लेते हैं। Yo, UCC हाँ आपने इसमें U, क्यों था? You ma'am. छोली AU, हाँ मिल गया, यही है, yo, यही है आंसर। इस पास में ही पड़ा था बाबू ने। बस ये देखना आपको वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी बच जाती है, बस क्वेश्चन पढ़ने की देर होती है। चलो नीचे से करे थोड़े क्वेश्चंस। From his experiment, SL Miller produced amino acid by mixing falling in a closed flask. जब मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था, पेज नंबर बताओ। मैंने बोलते इसके हर एक पार्ट से क्वेश्चन आता है। 127 127, ठीक है। वहां पे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने क्या किया था, अपने एक कंटेनर में उन्होंने गैसेस डाली थी, 2 गैसेस थी, 3 गैसेस थी थोड़ी। एक थी हमारी H2 ना, H2 तो है ये सब, H2 सब में। एक उन्होंने कौन सी डाली थी, NH3, और एक उन्होंने डाली थी CH4। देखो CH3 तो एक आयन हो गया, ये थोड़ी डाला था उन्होंने, आयन नहीं डाला था। और NH4 भी एक आयन होता है, ये भी नहीं डाला था उन्होंने गैसेस डाली थी। तो CH4 होगा, NH3 होगा, याद रखना ये बस गलती ना यही हो जाएगी और कुछ नहीं। और साथ में वाटर वेपर डाले थे, राइट। लेकिन कितने टेम्परेचर में, 800 आंसर वुड बी ए। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिस बच्चों को अच्छे से याद नहीं है टिप्स में, उसका गलत हो गया होगा ये टेम्परेचर देख के, है ना। तो ये बहुत अच्छे से याद करना था। मैंने बोला इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन कहीं से भी आता है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे, कैसे परफॉर्म होते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। तो अब रिवाइज करना नेक्स्ट टाइम, ओके। क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू, क्लोन का मतलब वो बिल्कुल सेम, जुड़वा, कतई जुड़वा। तो आपको पता है ना, बैक्टीरिया ऐसे, एक बैक्टीरिया से खुल के 2 डिवाइड हो गया, ये क्लोन्स है, बिल्कुल पेरेंट जैसे। तुम बता ही नहीं सकते मम्मी पापा कौन थे, बच्चा कौन है। तो क्लोन कैसे बनेगा, जब क्या होगी, जब होगी प्रोपेगेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन इन एनी केस हुई तो थोड़ी वेरिएशन तो आएगी। हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीजें फ्यूज होगी, क्रॉस पॉलिनेशन में तो वेरिएशन आएगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है गैमेट इन्वॉल्व ही नहीं हुए, जो स्ट्रक्चर था उसी ने दूसरे स्ट्रक्चर को जन्म दे दिया। तो इसमें तो बिल्कुल क्लोन ही बनेगा ना। तो आंसर वुड बी सी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता बोलो, है? हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होती है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको याद है, टोमेटो पढ़ाया था मैंने, पोटैटो प्लस टोमेटो। तो उनके जो सेल्स थे उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करा दिया था ना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाँ बोलो। मैम हमें तो प्रोजेक्ट मिला था ये बनाने के लिए, हमने बनाया भी था। फिर भी पूछ रही है। मैम ये बता रही। अच्छा कैसा रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट? मैम बहुत सही था। मस्त था, मजा आया? यस मैम। बस मजे आने चाहिए और कुछ क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, सबसे छोटी ब्रेन कैपेसिटी किसकी है? वो तो हमारी होनी चाहिए लेकिन किसी और की है। यहाँ क्या नाम है? होमो हैबिलिस। पेज नंबर बताओ, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा है। पेज नंबर बताओ। 140 और डायग्राम होगा, खोपड़ियां बनी होगी 3। यो मैम। उसके नीचे देखो, नीचे देखो, बताओ किसकी सबसे छोटी ब्रेन कैपेसिटी है। सबसे पहले मेंशन किसकी करिए, नहीं डायग्राम नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे होगा वो। यो मैम। नीचे किसकी ब्रेन कैपेसिटी? हैबिलिस। यस, होमो हैबिलिस की सबसे छोटी ब्रेन कैपेसिटी। देखो वैसे तो ब्रेन कैपेसिटी अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर मैंने कहा था ना कि आपको एनसीईआरटी से और जो मैंने नोट्स दिया उतना ही याद करना, ज्यादा मत करना, है ना। तो ह्यूमन इवोल्यूशन से ये वाला पॉइंट याद रखना, होमो हैबिलिस है, बिकॉज एनसीईआरटी मेंशन, जो एनसीईआरटी ने कहा वो भगवान। इससे पहले इससे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस की भी है जिसकी ब्रेन कैपेसिटी कम थी, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, तो हम होमो हैबिलिस के साथ जाएंगे, ठीक है। यो मैम। पीछे मत बोला करो, आधे बच्चों को सुनता नहीं है क्या बोल रही हूँ। नाउ द बोन ऑफ 4 लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर स्ट्रक्चर। ये सारे सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये कौन से पेज नंबर का डायग्राम है? ये हम दूसरी बार कर रहे हैं क्लास, तीसरी बार कर रहे हैं क्लास। 131। हाँ, तो इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है इंटरनली ना। व्हेल तो स्विमिंग के लिए यूज करती है बेटा, चुप हो जाओ। व्हेल स्विम करने के लिए यूज कर रहे हैं, बैट फ्लाई करने के लिए, चीता रन करने के लिए, मैन थप्पड़ मारने के लिए। तो अलग अलग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, लेकिन सबकी एनाटॉमी सेम है। तो द स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर एनाटॉमी बट हैव डिफरेंट, मे हैव डिफरेंट फंक्शन, दे हैव सेम ओरिजिन और नॉट। बिल्कुल। ये कैसे बनते थे? एक ही ओरिजिन है इनका,
लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके अडेप्ट हो गए है ना, तो ऐसी वाली इवोल्यूशन क्या कहलाती थी? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। Divergent. हाँ, और इसके सेंटर में होता है कॉमन एंसेस्टर, राइट? सो वन ऑर्गेनिज्म हैव गिवन राइज टू अनदर, ऐसा नहीं है, सारे के सारे मैमल है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना चीता ने हमें जन्म दे दिया। दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, ये बात सही है। दे परफॉर्म सेम फंक्शन, बिल्कुल सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज कुछ हद तक तो होगी, पर ये रीजन नहीं है इनके बाजू सेम होने का, राइट? तो आंसर वुड बी B. डार्विन प्रपोज दैट न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म। वो डार्विन ने कहा कि जो एंसेस्टर थे ना, जो बुजुर्ग थे, उनसे नई स्पीशीज का जन्म हुआ। जैसे एक सीड खाने वाली फिंचेस थी, ब्लैक कलर की डक थी, जिससे फाइनली कीड़े खाने वाली फिंचेस आ गई, और अर्थवर्म खाने वाली फिंचेस आ गई, और सीड्स खाने वाली फिंचेस आ गई, डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस आ गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, कैसे कि एंसेस्टर से नई टाइप की स्पीशीज आ गई। वो कैसे आती है? डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? फास्ट है, ग्रेजुअल है? ग्रेजुअल। डार्विन के साथ वर्ड याद रखना, ग्रेजुअल। द ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशन चेंज टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए चेंजेस बॉडी में आते जा रहे हैं, ऐसा कहा था उन्होंने? बिल्कुल कहा था। ये तो कहा था उन्होंने कहा सीड खाने वाली सडनली अर्थवर्म क्यों खा रही है भाई? क्योंकि वहां पर अर्थवर्म ही मिल रहे हैं, तो कह रही है मैं सीड क्यों खाऊं जब अर्थवर्म मिल रहे हैं, मुझे सीड मिल नहीं रहे। तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो ग्रेजुअली उनका बीक का शेप भी चेंज हुआ, ग्रेजुअली हुआ होगा ना। ऐसा तो है नहीं ना कि आज वो सुबह उठ के उठी, सीड नहीं मिले, तो वो सडनली उसके बीक का साइड चेंज हो गया। ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आगे अच्छी स्टेटमेंट हो सकती है, तो सारी पढ़ लेते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर टू द एनवायरनमेंट। जो भी एक्वायर कैरेक्टर होता है उसकी इनहेरिटेंस होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड कैरेक्टर था फिंचेस का कि उनकी बीक का साइज चेंज होता गया जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर किसी के पंख में कोई चोट लगी है तो अगली जनरेशन को वो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन को जाए। ये वाली लाइन वैसे बोली किसने थी? लेमार्क। हाँ, राइट। ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं होगी। देखो ये थ्योरीज है, थ्योरीज तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। द स्ट्रगल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एवोल्यूशन होता है? नो मैम। यस मैम। इट कैन बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। स्ट्रगल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? याद करना एक बार। इन्हीं ने, किस डार्विन की थ्योरी में आपने किसी का नाम पढ़ा था? थॉमस मेल्थस। थॉमस मेल्थस ने, यस। द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले थे। लेकिन डार्विन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडॉप्टेशंस टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो आंसर होगा हमारे लिए ए, राइट? ये उनके मेन वर्ड्स थे, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने बहुत बार करा है। पहले तो जीन लोकस हैज 2 एलील। पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55 में फॉर्मूला क्या लगेगा? रेज योर हैंड। रुशेल बता बेटा। हम p स्क्वायर pq q स्क्वायर। pq q स्क्वायर, दैट्स इट मैम 2pq। हाँ, इक्वल्स टू 1, ये भी बोलना है यस ना? गुड, राइट। जिसमें हमें पता है जो p है, यहाँ पे इन्होंने 2 जीन दिए, तो मेरा इसका मतलब होगा जो अपने पास p है दैट वुड बी कैपिटल A, और q को मैं ले लेती हूँ छोटू वाला A, ठीक है? हाँ, इसने बोला है हमें कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी, इसने हमें दे रखी है, कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी है 0.4। तो वो पूछ रहा है बाकी की फ्रीक्वेंसी बताओ। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ए की फ्रीक्वेंसी, हेट्रोजाइगस मतलब पी क्यू की फ्रीक्वेंसी, एंड होमोजाइगस रिसेसिव मतलब ए की फ्रीक्वेंसी। ये 3 बतानी है। जब भी पी क्यू लिखा होगा आप ऑटोमेटिकली 2 उसके आगे लगा लोगे क्योंकि फॉर्मूला में है, राइट? अब इसे सॉल्व करते हैं। जब हमको पता है ए दैट इज अ पी ना, कैपिटल पी, तो पी है 0.2, तो एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला होगा p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो अगर मेरे पास p है 0.4 प्लस q इक्वल्स टू 1, तो q विल बी 1 माइनस 0.4, क्या बनेगा? 0.6। कैसे करते हैं? 1.0 0.4 ऐसे कर लेते हैं ना। तो 10 में से 4 के कितने हुए? 6। राइट, तो 0.6 हो गया हमारे पास, तो 0.6 हमारे पास हो गया q, राइट? तो मुझे q भी मिल गया, हमारे को p भी मिल गया। अब मैं बड़े वाले फॉर्मूला में वैल्यू लगा सकती हूँ, ठीक है? इतना समझ आया? ये सबने
यो मैम। अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आती है तो पूछ लो, इसमें कोई बुराई थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन नहीं आती तो पूछ लिया करो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट पूछ लिया करो ना। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला तो हम लगाएंगे, साथ में करेंगे, चाहे तुम्हें आता है या ना आता हो, ठीक है। कोई जगह देख लो, कोई जगह मिल जाए तो, या ऊपर लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, काफी स्पेस है। तो पी स्क्वायर का मतलब है, पी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0.4। पी स्क्वायर विल बी 0.4 into 0.4, that would be 0.16। 0.16 ना। 0.4 into 0.4 करना है बेटा, 0.16 होगा, ठीक है। तो 0.16 हुआ पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर बोलते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है? 0.6 into 0.6। आंसर वुड बी 0.36। 0.36, ठीक है। अब करना है 2pq, तो याद रखना ऊपर की वैल्यू मत डाल देना, p की वैल्यू डालनी है सिर्फ, दैट इज 0.4, 0.16 नहीं है, एंड दिस विल बी 0.6, राइट, इनटू 2। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, 0.4 into 0.6, आंसर क्या होगा इन दोनों का? 0.24। into 2, आंसर वुड बी 0.48। 0.48। ठीक है। तो p स्क्वायर है मेरे पास कितना? p स्क्वायर स्टैंड्स फॉर a स्क्वायर, तो a मेरे पास कितना है? 0.16। ठीक है, तो ये इनमें से कोई आंसर है। छोटा ही कितना है मेरे पास? q स्क्वायर 0.36। ये तो नहीं हो 0.36। ठीक है, तो आंसर बी और सी डी में से होगा। अब 2pq का आंसर क्या है? 0.4। 0.48। आंसर वुड बी डी। हाँ, राइट। अगर मैं ना लगाती, लेट्स से मैं 2 से इंटू ना करती, तो आंसर क्या आता है मेरे पास? 0.24 ना। देखो ये भी लिखा है यहाँ पे, तो इनको पता है आप कॉमन मिस्टेक क्या करोगे ना, तो बी वेरी केयरफुल, ओके। यो मैम। चलो ऊपर आते हैं एक बार दोबारा से। अरे क्वेश्चन है अभी भी, ओके। 1 घंटे में कराना मुश्किल है यार। चलो आओ। ऑल राइट, सो ये रहा। बनाना फ्रूट इज सीडलेस। बनाना जो खाते हैं अपा, केला, उसमें सीड नहीं होते। क्यों नहीं होते सीड? देखो जो वाइल्ड वेराइटी ऑफ बनाना थी, वो जो जंगलों में मिलते थे, उसमें सीड होते थे। फिर वहां से हमने हमारे खाने लायक जो बनाना निकाले हैं, वो बनाए हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से उसको असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर करके बनाना की वैरायटी बनाई है, इसलिए उसमें बीज नहीं होते, ठीक है। वाइल्ड वैरायटी में आज भी बीज होते हैं। तो सीडलेस वो इसलिए क्योंकि इट हैज प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑक्सीजन नहीं है, हम हर जगह बनाने पे जाके ऑक्सीजन सीक्रेट नहीं करते। मेरे घर के आसपास बहुत बनाना की ट्री है, कोई जाके ऑक्सीजन सीक्रेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। दे आर डाइप्लॉइड प्लांट, तो क्या करें, उसका कोई लेना देना नहीं है सीड से। फ्रूट आर आर्टिफिशियली राइपेंड, ऐसे थोड़ी होता है, अपने आप पक जाते हैं वो, राइट। सो आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 40, एंडोगैमी इज कॉमन इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल। एंडोगैमी का मतलब Inside worm. क्या कहते हैं उसको, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जिसमें आप खुद से खुद ही रिप्रोड्यूस कर रहे हो। आपने कभी अर्थवॉर्म पढ़ा? अर्थवॉर्म इज हर्माफ्रोडाइट। वो ऑपोजिट जेंडर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो खुद से खुद ही की जीन, मतलब मेल फीमेल वो दोनों बना के रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट। नहीं सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी टेक बैक। हर्माफ्रोडाइट वो होता है, लेकिन वो दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करता है। इसका मतलब होता है, एंडोगेमी का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म ने दोनों गेमेट खुद बनाए, वो खुद ही फ्यूज करके ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। तो एंडोगेमी का बढ़िया एग्जांपल अपने पास जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का, वो आपको किसमें देखने को मिलता है? हम टाइनी है। हमें बेसिकली तो ये प्लांट्स में देखने को मिलता है ना बेटा, ये मैम। है ना। ये कह रहे हैं एंडोगेमी कॉमन है मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में। एनिमल किंगडम में कहाँ पढ़ लिया मेजॉरिटी में? ये यो मैम। नहीं पढ़ा, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। जैसे एजर्शन गलत, आंसर क्या होगा? D. गलत। हाँ, लेकिन ना एजर्शन रीजन की स्टेटमेंट कभी बार गलत आती है, ध्यान से पढ़ना। बोथ एजर्शन रीजन ट्रू, ये तो गलत है। बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू, ये भी गलत है। इफ एजर्शन इज ट्रू, एजर्शन गलत है। बोथ एजर्शन रीजन आर फॉल्स, सब तो गलत ही होगा, तो ये आंसर होगा। लेकिन पढ़ लेना, कभी कभार कहीं कहीं ये लिखा है एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो ऐसा हो सकता है रीजन इज ट्रू, ठीक है। यो यो मैम। बोलो प्रीति।
जैसे कि आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन बताया, उसमें मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आते हैं वो इस हो सकता है एंडोगेमी? नहीं, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कभी गैमीट बनते ही नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। मैम एनिमल्स में नहीं होता? एनिमल्स क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मुझे कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा, सच बताऊं तो। होगा जरूर, आई एम प्रीटी श्योर। जैसे हम एनिमल में तो हम एनिमल किंगडम के अंदर चले गए ना पूरे के पूरे, तो मेरे को एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा से लेकर अभी तक तो कोई सेल्फ फर्टिलाइजेशन याद नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही वो लेते हैं। इवन अगर उनकी बॉडी में, जैसे अर्थवॉर्म है, उसकी बॉडी में मेल फीमेल दोनों बनते हैं, गैमीट भी वो मतलब स्पर्म भी वो बना रहा है, एग भी वो बना रहा है, लेकिन वो कभी अपने वाले से फ्यूज नहीं करते हैं। तो जो फीमेल अर्थवॉर्म होती है वो अपना एग रखती है और दूसरे कोई अर्थवॉर्म मेल आता है और वहां पर स्पर्म देके जाता है। तो इसलिए एनिमल्स में मुझे यार कोई याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद आ रहा है तो मुझे बताना, मुझे याद आता तो मैं बताती हूँ। आई डोंट थिंक मुझे कुछ याद मैम अर्थवॉर्म स्पर्म से बनाते हैं, तो फिर वो करता क्या है उसका? अरे ये हो गया ना बेटा, ये देख, वो ऑटोगैमी से बचा रहे हैं, मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा रहे हैं अपने आप को। तो इसने स्पर्म भी बनाए, इसने एग भी बनाए, इसने भी एग बनाए, इसने भी स्पर्म बनाए, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है ना, दोनों चीजें खुद बना लेता है, मेल और फीमेल। ठीक है, बस ये करते ये है कि फर्टिलाइजेशन में ये वाला अपना स्पर्म यहाँ डालता है और ये भाई अपना स्पर्म यहाँ डालता है, ताकि इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो, ये करते हैं। ठीक है, यो मैम। चलो नेक्स्ट। कॉलम 1 कॉलम बी आपको ढूंढना है करेक्ट वाला, है ना, सही वाला ढूंढेंगे। तो पिस्टल फ्यूज टुगेदर, जब पिस्टल फ्यूज होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर है जहाँ ये पिक्चर बनी हुई है? चैप्टर नंबर 2। पिक्चर देख के बताओ कहाँ बना है? मैम 24। 24 पेज नंबर पे ना सिन कार्पस पिक्चर बनी हुई है, राइट? देखो वहां पे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज तो ए का 2, ए का 3, ए का 3, बी का 1। आंसर वुड बी डी। ये तो सिंपल है। A small portion of cane sugar stem between the two successive node is cut। तो ये नोड है, इसके बीच में शुगर है, ये नोड है। ठीक है, बना लिया करो जब ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए। A small portion of cane sugar, अपना शुगर केन की स्टेम को between two successive node is cut। तो इस नोड और इस नोड के बीच वाले रीजन को कट कर लिया, इसको काटा हमने और इसको मिट्टी में सो कर दिया। ठीक है, क्या प्लांट ओरिजिनेट होगा? नो मैम। नहीं ओरिजिनेट होगा, क्योंकि ओरिजिनेट करने वाले जो सेल्स थे वो तो नोड पे थे, उसको तो तुमने डाला ही नहीं, राइट? तो प्लांट नहीं बनेगा। प्लोइडी ऑफ ओवरी एंथर एग। हाँ भाई, पेज नंबर बताओ, मैंने इसकी प्लोइडी तुमको डायग्राम में लिखवाई थी एनसीईआरटी। पेज नंबर फीमेल का दिखा लो जहां पर आपने बनाया एम्ब्रियो सेक। हाँ 26 राइट। फीमेल का वहां लिखवाया, चलो इसको कर लेते हैं। देखो जो ओवरी होती है, ओवरी से फ्रूट बनता है, तो ओवरी तो होता है 2n। एंथर जो होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो खुद तो 2n होता है ना। एग जो होता है फीमेल का अंडा, जाइगोट नहीं बोला इसमें, तो अंडा तो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन की प्लोइडी होती है एन। उसकी प्लोइडी एन होती है ना। देखो व्हाट इज प्लोइडी? प्लोइडी का मतलब होता है स्टेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो आप इसमें ये नहीं बोलते हो कि 1 है 2 है, क्रोमोसोम की स्टेट पूछ रहा है वो, या वो n है या फिर और वो 2n है, हाइप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड ही होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल मिलते हैं आपको, एक मिलता है आपको वेजिटेटिव सेल, एक आपको मिलता है जेनरेटिव सेल। दोनों की प्लोइडी n होती है ना, तो ओवरऑल पोलन ग्रेन की प्लोइडी n है। प्लोइडी का मतलब ये नहीं होता नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, प्लोइडी का मतलब होता है वो किस हालत में है। तो पोलन ग्रेन तो n वाली हालत में ही है क्योंकि वो गैमीट है। ठीक है, अगर वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछता तो मैं डिनोट करती सी से। ठीक है, सी इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो तो उसने पूछा ही नहीं ना, मैम। प्लोइडी पूछ रहा है वो। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो प्लोइडी का मतलब है स्टेट क्या है, तो वो क्या हैप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है। प्लोइडी की सिर्फ 2 टाइप की हमने पढ़नी है, होती से ज्यादा है, आपने पढ़नी हैप्लॉइड है और डाइप्लॉइड है। तो पोलन ग्रेन क्योंकि इट्स ए गैमीट, लिख लो वहां पे इट्स ए गैमीट, तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? लिख दिया। मेल गैमेट भी तो क्या होता है अपना हैप्लॉइड। जाइगोट, जाइगोट तो 2n है ना, तो क्या है? हाँ 2n 2n n 2n 2n n
2n 2n n 2n 2n n, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद n n 2n, n तो नहीं है ये, n n 2n ये है, n n ये नहीं है। आंसर वुड बी इसलिए इसको सीक्वेंस में सॉल्व करना था। जिसको नहीं पता वो ये वाला पार्ट लिख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नोट्स के परस्पेक्टिव से। लिखो इसे, जैसे लिखा है ऐसे लिखो अपने में, और ये दोनों पॉइंट भी लिखो, प्लॉइडी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला। जब सेल साइकिल सेल डिवीजन करोगे तब तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, नो डाउट। लेकिन अभी तो लिखो जितना आ रहा है। डन, ठीक है। मैं ये मिटा रही हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया राइट, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। सत्य ढूंढना है, मैं देख लेते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को ऊपर ही रीड करते हैं। ये यहाँ करना था, ग्रेजुएशन रीजन में नहीं करना था नालायक। So the genetic constituent of a plant is unaffected by in vegetative propagation। वो कह रहे हैं जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कि अगर प्लांट n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से बना है या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से बना है, अगर आप उसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा रहे हो, तो ये प्लांट n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से बना है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो नया प्लांट बनेगा वो भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले से बनेगा। मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आता। ये बात सही है? बिल्कुल। गैमेट बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी गैमेट में आता है, प्लांट तो सेम ही रहता है। तो आंसर इज सही। राइजोम इन जिंजर सर्व एज ऑर्गन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। राइजोम यूज होता है जिंजर में, यो मैम। अदरक में होता है। टोटिपोटेंसी ऑफ सेल एनेबल अस टू माइक्रो प्रोपेगेट प्लांट। टोटिपोटेंसी मतलब कैपेबिलिटी है कि जो सेल्स है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स बना सकते हैं। इसी की वजह से हम प्लांट्स के कुछ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेते हैं, उनमें टोटिपोटेंसी है, उनकी मदद से हम और प्लांट बना पाते हैं। ये बात सही है? यस यो मैम। आंसर वुड बी डी। सारी स्टेटमेंट सही है, राइट। एक ही प्लांट से हम डिफरेंट प्लांट्स को बना सकते हैं? नहीं, एक ही प्लांट की वैरायटी। मैंगो का लिया तो उससे बहुत सारे मैंगो प्लांट बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशी के नहीं। यो मैम। गिवन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसका है? ये डायग्राम बताओ। कॉन्जेला। पेज नंबर कौन सा है इसका? अच्छा, आपके पास वर्ड क्लैरिटी नहीं है। पेज नंबर 6 है आपके पास। बुकलेट तो है ना, इसका मैंने दे रखा है। ओ आ जाओ 46। Which of the following statement are incorrect for natural selection? इनकरेक्ट ढूंढनी है, गलत ढूंढनी है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, सब चुपचाप रहना। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच इज फैक्चुअल। नेचुरल सिलेक्शन बेस करती है सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन पे जो फैक्चुअल है, मतलब कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करती है नेचुरल सिलेक्शन, सब पे नहीं, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स पे। ऐसा है? नो मैम। ऐसा नहीं है, सर्टेन फैक्ट्स थोड़ी पढ़े हमने नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचर के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ये बात सही है। पॉपुलेशन स्टेबल ही रहती है साइज में एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन। मतलब पर्टिकुलर सीजन में पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, वैसे पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहता है किसी ऑर्गेनिज्म का। ये बात सही है? बात सही है। नेचुरल सिलेक्शन में मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई है, ये तो पढ़ लेना, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इज परहैप्स द मोस्ट फंडामेंटल इवोल्यूशनरी फैक्टर। जो वेरिएशन आती है ना एक ऑर्गेनिज्म में, अपने पेरेंट्स से दूर, मतलब डिफरेंट दिखती हूँ, ठीक है, कोई भी एनिमल अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिखते हैं, तो ये इवोल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट है कि इवोल्यूशन होती क्यों है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ये बात सही है? ऑल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड टू द प्रोजेनी। सारी वेरिएशन इनहेरिटेड होती है प्रोजेनी के लिए? नो मैम। ऑल वेरिएशन थोड़ी है यार, कुछ जाएगी कुछ नहीं जाएगी, है ना। सेल साइकिल सेल डिवीजन में और अच्छे से पढ़ते हो ना कि जो फर्क है जरूरी थोड़े पेरेंट्स से बच्चों में आ जाए। बेटा माइक बंद। वेरिएशन विच आर हेरिटेबल। जो वेरिएशन हेरिटेबल है विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू
will enable only those to reproduce and leave more progeny. ध्यान से पढ़ना, जो वेरिएशन हेरिटेबल होती है तो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, मतलब मम्मी पापा और मम्मी से नेक्स्ट जनरेशन में चली गई, लेट्स से दोनों बच्चों में, ठीक है। ये क्या करती है, वेरिएशन की वजह से ये दोनों रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अगर ये अच्छे से यूज कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ये ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेंगे और ऐसे इनकी पॉपुलेशन स्टेप स्प्रेड हो जाएगी। ये बात सही है, नेचुरल सिलेक्शन होता है ऐसा, सही है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन इंग्लैंड सपोर्टेड इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल था, वो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था। यो मैम। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, जो कीड़ों को मारने वाली दवाइयां होती है। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनको इनसे फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने हर्बिसाइड डाला लेकिन कीड़ा मर ही नहीं रहा है, वो गोभी पे अभी भी लगा हुआ है। ये इसलिए आता है क्योंकि हाँ, अपीयर इन ए टाइम स्केल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स नॉट सेंचुरीज। मतलब कि मैं हर्बिसाइड छिड़क रही हूँ, 1 महीने 2 महीने छिड़के, तीसरे महीने में अब इंसेक्ट्स पे वो असर ही नहीं करने लग गया। तो ये जो म्यूटेशन होती है इंसेक्ट्स के अंदर की, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं केमिकल्स के, ये महीनों में होता है या सेंचुरीज में होता है? ये महीनों में हो जाता है, हाँ, सेंचुरीज में नहीं होता, ये सही है। Appearance of herbicide pesticide resistant organism are example of evolution by anthropogenic action. Anthropogenic action मतलब है ह्यूमन के एक्शन, ह्यूमन। तो ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो इवोल्यूशन हो रही है उसका ये एक एग्जांपल है कि पेस्ट रेजिस्टेंट बन रहे हैं, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से गलत है? 1 and 3 आपके हिसाब से गलत है? कोई एग्जांपल है कहीं 1 and 3 दिया है? नो मैम। हंस गए ना? तो दोबारा से पढ़ो इसे, 1 and 3 को, और सोचो, थिंक। एक मिनट दे रही हूँ। वन मिनट, सोचो सोचो सोचो, दोनों स्टेटमेंट बार बार पढ़ो। हाँ जी, देखो, वेरिएशन इज परहैप्स द मोस्ट फंडामेंटल इवोल्यूशनरी फैक्टर। देखो, वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ये तो फैक्ट है, ये स्टेटमेंट इतनी तो सही है। ऑल वेरिएशन आर इनहेरिटेड टू द प्रोजेनी, सारी वेरिएशन प्रोजेनी में जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो लिमार्क कहता था ना, उसी को तो गलत साबित कर दिया था मेंडल ने। तो ये वाली स्टेटमेंट लिमार्क की है, नेचुरल सिलेक्शन की नहीं है। तो थर्ड वाला तो ऑप्शन गलत है, तो ये तो डेफिनेटली गलत है, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट ये गलत ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बाकी के स्टेटमेंट तो सही है ना, मेरी 4th स्टेटमेंट और 7th स्टेटमेंट, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, तो आंसर तो मेरा ये होगा। लेकिन फर्स्ट कैसे गलत है, ये सही कैसे है, ये देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस्ड, फैक्ट है ये, ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हम, मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ है कि ऐसा हो रहा है, उसे हम फैक्ट कहते हैं। जैसे मैं हवा में बोल दूं कि कल पेपर देने जाएंगे, कल पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया। कल पेपर देने जाएंगे, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो अब ये फैक्ट है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो डेफिनेटली पेपर अच्छा नहीं हुआ, इट्स अ फैक्ट ना, देयर इज अ प्रूफ। मैं जो कह रही हूँ उसको सपोर्ट करने वाला प्रूफ है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन, ये बात भी सही है। देखो, नेचुरल सिलेक्शन क्या देखती है, वो यही तो देखती है कौन सा ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होगा। एक जिराफ था जिसकी नेक लंबी थी, एक जिराफ था जिसकी नेक थोड़ी छोटी थी। जो छोटी नेक वाले थे वो खाना सही से खा नहीं पाए, तो वो नहीं सिलेक्ट हुए। नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया जिसकी नेक लंबी थी। क्या नेचर ने देखा उनके पैर कैसे थे, उनकी स्किन का कलर कैसा था, कुछ देखा ना? उन्होंने देखा, नेचर ने देखा एक फैक्टर कि यार जिसकी नेक लंबी है वो खाना ज्यादा खा सकता है, तो वो आगे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, उसके पास इतनी एनर्जी है ना। तो नेचर देखती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि भाई रिप्रोड्यूस जो कर सकता है वो भाई सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी बंदे मर जाएंगे।
तो वो कुछ ही तो सर्टेन ऑब्जर्वेशन कर रही है ना, सब कुछ थोड़ी देख रही है ना। यो तो मैम। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो बेटा 3 को छोड़ के बाकी जितनी स्टेटमेंट है वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सही है, वो आप लिख लो एनसीईआरटी अपनी कॉपी में, वो बहुत काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, बस 3 नहीं लिखनी है, बाकी सारी स्टेटमेंट लिखनी है। ओके यो मैम। चलो अभी है टाइम। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, 1 assertion 1 रीजन। तो सही वाले ढूंढने हैं हमें। डीएनए लाइगेज ज्वाइन 2 डीएनए स्ट्रैंड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यो मैम। बिल्कुल सही है। लाइगेज ग्लू तो होता है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ता है। ओकाज़की फ्रेगमेंट अभी ऊपर पढ़े थे आपने, यो मैम। वो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, उसको जोड़ तो रहा है आपस में, यो मैम। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। डीएनए लाइगेज कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 चेन्स, ये बात भी सही है। यो मैम। असर्शन और रीजन दोनों की स्टेटमेंट सही है, यानी कि मेरा ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता, राइट। अब हम लोग देखते हैं इनके बीच में रिश्ता, तो हम इसे लिखेंगे बिकॉज। सो डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है 2 डीएनए स्ट्रैंड को, क्योंकि वो उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। क्या ये बात सही है? यो मैम। जस्टिफाइड है ना रीजन, तो आंसर वुड बी राइट, आंसर वुड बी। अरे वे कोई असर्शन रीजन है। ओके, 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट ढूंढना है। नो लैक mRNA इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, वो कह रहे हैं जब तक ग्लूकोज है तब तक लैक ऑपरोन का mRNA की सिंथेसिस होगी ही नहीं। सही बात है? नो मैम। नो मैम। ये गलत है? क्या? रेज योर हैंड जिसको लगता है गलत है। जज नहीं कर रही मैं, उनसे पूछ रही हूँ। किसी को नहीं आता है। लैक ऑपरोन खराब है तुम्हारा। देखो मैम ट्रू है ये स्टेटमेंट। लैक ऑपरोन तो चलता ही तब है जब मीडियम में ग्लूकोज एब्सेंट हो। तो जब तक ग्लूकोज एब्सेंट है तब तक लैक ऑपरोन चलेगा है नहीं। तो नो लैक mRNA इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक mRNA बनेगा ही नहीं ना। ये mRNA का स्ट्रैंड ही तो था लैक का, तो बनेगा ही नहीं, ऐसे पड़ा रहेगा। सिंथेसिस थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज एक्टिविटी ऑफ लैक ऑपरोन इज नॉट नीडेड। देखो उसने क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो लैक ऑपरोन की एक्टिविटी चाहिए, लेकिन साथ में ग्लूकोज भी पड़ा है। तो जब तक ग्लूकोज है, लैक्टोज हो या ना हो, लैक ऑपरोन नहीं चलेगा। ये बात भी सही है ना? यो मैम। तो मैं बिकॉज करके देख लेती हूँ। नो लैक mRNA is made in the presence of glucose because in the presence of glucose and lactose activity of lac operon is not needed. लैक mRNA इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसकी एक्टिविटी नहीं चाहिए होती जब तक ग्लूकोज और लैक्टोज है। सही बात है? यो मैम। यस, आंसर इज ए। तो याद रखना लैक्टोज बोल के वो कंफ्यूज कर रहा है। अगर साथ में ग्लूकोज पड़ा है ना मीडियम में, तो कभी लैक ऑपरोन काम नहीं करेगा। ओके मैम अगर लैक्टोज की जगह कुछ और होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती कि फॉल्स होती? नहीं, ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है। अगर ग्लूकोज पड़ा है ना तो लैक ऑपरोन काम नहीं करेगा। ग्लूकोज हटा के कुछ भी डाल ले, अगर लैक्टोज पड़ा है ना तो वो काम करेगा। सिंपल है। यस मैम। यो लैक्टोज प्रेजेंट, लैक ऑपरोन करेगा। ठीक है? यो मैम। लैक्टोज प्लस ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक ऑपरोन काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। अकेला ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक ऑपरोन काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। जब तक ग्लूकोज है वो कभी लैक्टोज, बैक्टीरिया कभी लैक्टोज नहीं खाएगा जब तक ग्लूकोज है, क्योंकि लैक्टोज खाने के बाद उसको तोड़ के उसे ग्लूकोज निकालना पड़ता है। वो क्यों मेहनत करे, है ना? Which compound were formed in the direction of the origin of life? लाइफ के ओरिजिन के लिए कौन से कंपाउंड सबसे पहले बने थे? मैम प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड यार एक सेकंड, कौन से बने थे? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड फैटी एसिड। आप याद करके देखना। फैटी एसिड तो नहीं है। देखो अगर मैंने प्रोटीन बोला दैट मींस अमीनो एसिड बने थे, तो याद करके देखना कोइसरफेट, माइक्रोस्फेयर जब बनाए थे, तुम प्रोटीन्स की बात तो करते हैं, वो बनते हैं। और सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल बना था तभी तो कोई सेल बनना स्टार्ट हुआ था ना, तो दैट वाज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस यही कहती है। तो आंसर वुड बी सी, है ना? सी।
यो यो मैम यूरिया मत बना देना गलती से। होमो इरेक्टस इज जूलॉजिकल नेम है, किसका नाम है जूलॉजिकल? पिकी Picking है। पेकिंग मैन। Picking man. पेकिंग मैन का मतलब? बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन वाला पार्ट खराब है तुम्हारा। कौन से पेज नंबर पे है ये? मैंने कहा था ना थोड़ा One. एक्स्ट्रा आपको नोट्स पे भेजा है वो करना पड़ेगा। वहां पे ये मेंशन नहीं है सेकेंडरी नेम्स, लेकिन ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिखवाए थे ना, क्रोमैग्नन, नेंडरथल्स, आपको यो मैंने यो चार्ट दिया था, ठीक है? इसे कंप्लीट करके आना, ओके? यो यू विल मैम गेट टू नो। अच्छा नहीं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अच्छा किसी को कोई डाउट है अभी तक? 2 मिनट्स रह गए। नो मैम No man. अरे ये छोटा क्वेश्चन है, ये एक बार कर लेते हैं। ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, साइज ऑफ VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट, कितना साइज रहता है इनका लगभग? 0.1 से 20। 0.1 to 20 kg. पेज नंबर बताओ। एनसीईआरटी की लाइन है ये। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पास एनसीईआरटी की लाइन है, फटाफट पेज नंबर बताओ और अंडरलाइन करो उसे। 120. 120। 120 पे देखना, राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ होगा ये कहीं लिखा, मिला? Yeah, ma'am. अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इसे, सीधा एनसीईआरटी बेस्ड है। चलो 3 क्वेश्चन रह गए ना। हमने काफी सारे कर लिया आज तो है। यो यो मैम 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते जनरली, पर चलो।